साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। आज की जो आपकी कक्षा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये कक्षा आपकी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 2 के सॉल्व पेपर से संबंधित है। ये यूथ कंपटीशन का सॉल्व पेपर है। आप स्क्रीन पे आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सॉल्व पेपर है और ये सॉल्व पेपर करने के बाद हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट, एक हमारा एक आइडिया बन जाएगा कि हमें आपकी तैयारी कैसे आगे ले जाना है, कैसे आप तैयारी करोगे आगे, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस क्लास के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है RTE 2009 से कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 से ये प्रश्न पूछे गए हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है। देखिए, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, आपके 2009 में RTE आया था, इसने कुछ नियम बताए थे शिक्षकों के लिए कि अलग अलग कक्षा के लिए, अलग अलग शिक्षकों के लिए, अलग अलग कक्षा के शिक्षकों के लिए कितने कितने कार्य दिवस एक साल में, एक हफ्ते में होने चाहिए। ठीक है, घंटों में भी बताए थे और दिनों में भी बताए थे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए 200 कार्य दिवस हैं, प्राथमिक स्तर। ठीक है, एक साल की बात हो रही है। और फिर वही 1 से 5 तक के जो शिक्षक होंगे उनके लिए अगर उसे घंटों में बात करें तो 800 घंटे लगेंगे एक साल में। 6 से 8 का शिक्षक है, उसे एक साल में 220 दिन पढ़ाना है। और 6 से 8 तक का शिक्षक है, उसे अगर घंटों में बात करें तो 1000 शैक्षिक घंटे पढ़ाने हैं। ठीक है, प्रति सप्ताह शिक्षकों हेतु 45 घंटे का नियम अनिवार्य है। तो आपके ऑप्शन देख सकते हैं। 30 एक सप्ताह में कितना चाहिए? 30 घंटे, 56 घंटे, 45 घंटे और 70 घंटे। तो कितने चाहिए? 45 घंटे। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एकदम अलग है। मैंने आपको बताया था कि जो रीट का आपका सिलेबस है वो सीटेट के समतुल्य है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सीटेट से मैच नहीं होते हैं, वो है ये क्वेश्चन। ठीक है, अनुसंधान आपका मूलतः जो सामान्य तौर पे हम कहें तो 3 प्रकार का है। तो सामान्य तो पहला प्रकार आपका है मौलिक अनुसंधान, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। दूसरा है आपका क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और तीसरा है एक्शन, ठीक है, जिसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य यह है कि जब आपको त्वरित कोई समस्या का समाधान चाहिए तो इस अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। तो यही कह रहे हैं कि एक विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों की जो विभिन्न संवेगात्मक समस्याएं हैं उनके कारणों को पहचान करके आप दूर करिए। तो उनके कारणों को पहचानना ये तो तुरंत का काम है। तो तुरंत का काम है तो इसे किस अनुसंधान विधि से करेंगे? क्रियात्मक से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टिव टेस्ट जो ये टेस्ट है, व्यक्तित्व, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि व्यक्तित्व मापन की 2 विधियां हैं मुख्यतः, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपीय। ठीक है, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव। तो जो प्रोजेक्टिव मेथड है, प्रोजेक्टिव मेथड में सारी मनोवैज्ञानिक विधियां आती हैं। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड में आपकी सामान्य विधियां आती हैं। उसमें 3 प्रकार आते हैं नॉन प्रोजेक्टिव में, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और साइको एनालिसिस। ठीक है, तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं प्रोजेक्टिव मेथड की? मैंने अभी आपको बताया कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसकी मूलतः जो विशेषता होती है वो आपकी होती है अस्पष्ट उद्दीपक, व्यक्तिपरक प्रतिक्षण और अनुक्रिया की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा इसमें? तो लास्ट वाला आपका बनता है वस्तुनिष्ठ व्याख्या। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। तो मैंने आपको बताया था कि विविध पृष्ठभूमि और अवधारणा के बच्चे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, जिसमें से आपके बैकवर्ड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन और आपके क्रिएटिव चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये टॉपिक आपके रीड के सिलेबस में लगा हुआ है। उसी से एक क्वेश्चन आया है। मैंने अपनी कक्षाओं में ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, प्रतिभावान बालक या प्रतिभाशाली बालक जिनका IQ लेवल 140 से ऊपर होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आपको बताना है कि इनमें से उनकी विशेषता कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है, ये किसके लिए कहा गया है? ये उस विद्यार्थी के लिए, उस शिक्षार्थी के लिए कहा गया है जो प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगर आप, उसका IQ लेवल बहुत हाई है, आपने गतिविधि एकदम सरल से रखी है तो वो उब जाएगा और भाग जाएगा कक्षा से। लेकिन आपको तुरंत ऑप्शन चेक करके नहीं जाना है, सारे ऑप्शन चेक करने, हो सकता हो कोई इससे सही या तो इससे अच्छा ऑप्शन मिल जाए आपको। अगला है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर तीसरा है आपका वह रस्सी व्यवहार करता है और हाथ थपथपाना हिलाना है। ठीक है,
मतलब वो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर करता है, तो ऐसा बिल्कुल वो नहीं करता है। फिर अगला है कि वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। तुनक मिजाजी आप मतलब एक्साइटेड हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन इसका आपका सही होगा कि प्रतिभावान बालक का पहली विशेषता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि अगर कक्षा की गतिविधियां उसके अनुरूप नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वह कम प्रेरित अनुभव करेगा और वो उग जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विधि प्रक्षेपी विधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो प्रक्षेपी विधि कौन सी है, ऑप्शन में देख सकते हैं, सब्जेक्टिव विधि, ऑब्जेक्टिव विधि, प्रोजेक्टिव मेथड और ये एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि आपका कौन सी विधि है, ये आपकी प्रोजेक्टिव विधि, तो सी है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, ठीक है। सृजनात्मक बालकों का चिंतन कैसे होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है, सामूहिक होता है, अहंगवादी होता है, ठीक है। तो इनका चिंतन जो होता है वो अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है सृजनात्मक बालक का। और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो सोच होती है, उस उनकी सोच कैसी होती है, उनकी सोच आपकी होती है अपसारी, ठीक है। तो अपसारी आपके सृजनात्मकता के हो गए और अभिसारी किसके हो गए, प्रतिभाशाली के हो गए, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। आपको फार्मूला अगर याद है तो मैं आपको बता दूं कि IQ का फार्मूला होता है IQ इक्वल टू MA/CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज तो इंटू 100। तो मेंटल एज मानसिक आयु कितनी है, 14 वर्ष है, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 13 वर्ष है, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कि 107.69, ठीक है। तो इसे किसने दिया था, इसे 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने इसका संपत्ति विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय, व्यक्तित्व सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था, आपको अगर याद है तो आप ठीक से सोचिए, यह सिद्धांत दिया था पावलोव ने, ठीक है। IV पावलोव, इवान पैट्रिक पावलोव इनका नाम है पूरा, इन्होंने दिया था, इन्होंने अपना प्रयोग एक कुत्ते पे किया था, आपको अगर ध्यान होगा तो, नहीं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें सारे मैं आपको ऑप्शन के साथ साथ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दूंगा। स्किनर ने क्या दिया था, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था ट्राई एंड एरर मेथड दिया था, और कोहलबर्ग ने क्या दिया था, इनसाइड थ्योरी दी थी, ठीक है। अगला है, केस ऑफ जुवेनाइल डिसिप्लिनरीज, बाल अपराध का कारण क्या है, ठीक है। बाल अपराध का क्या कारण है, बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, ऑप्शन देखिए। अगला है, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना और समृद्ध परिवार। तो बाल अपराध का सबसे बड़ा आपका कारण अगर इसमें है तो बाल अपराध एक नकारात्मक चीज़ है, तो आपको ऑप्शन में नकारात्मक दिखना है, तो वो है माता पिता से अनबन रहना। माता पिता से अनबन होती है तो बच्चे क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। उनके मुख्यतः 3 कारक होते हैं आपके, सामाजिक कारक, आर्थिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मतलब 2009 का जो आया था RTE, उसमें किस पे ध्यान नहीं दिया गया है। तो आपको अगर ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो RTE एक्ट 2009 आया था, यह सिर्फ और सिर्फ 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए आया था, ठीक है। तो इसके पश्चात बालक इसमें एकोमोडेट नहीं होते, इसके पश्चात वाले बालकों को इसमें जगह नहीं दिया गया है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन सही है कि 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा की व्यवस्था इनके लिए नहीं की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान बताता है, ठीक है। अभी आपने मैंने बताया आपको क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान कब प्रयोग करते हैं, तो कौन सा चरण बताता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के जब हम चरणों को देखेंगे तो इसके कुल 7 चरण हैं। पहला है समस्या की सबसे पहले पहचान करेंगे, फिर कार्य के प्रति प्रस्तावनाओं पर विचार करेंगे, योजना का चयन उपकल्पना का निर्माण करेंगे, तथ्यों का संग्रह करेंगे, योजना का क्रियान्वयन करेंगे और तथ्यों पर आधारित जो भी निष्कर्ष रहेगा वो निकालने के बाद दूसरे परिणामों से इसकी सूचना देंगे। तो इसका ऑप्शन जो इसमें से मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन, ठीक है। ये स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी परीक्षाओं में इसके प्रश्न आते ही हैं, ठीक है। अगला अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16,
अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, उन्होंने बताया कि इसके लिए 4 आपको अगर निरीक्षणात्मक अधिगम कराना है तो उसके लिए 4 जो है परिस्थितियाँ होनी चाहिए। वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, तो ध्यान से याद करिए। ARMR करके मैंने एक शॉर्ट आपको बताया था कि अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ठीक है, अवधान, धारणा, पुनरुत्पाद, अनुकरण, ये आपकी चीज़ें हैं जो अल्बर्ट बंडूरा के निरीक्षणात्मक अधिगम के सिद्धांत पे मैच करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। ठीक है, अचेतन मन, तो सिगमंड फ्रायड का किसी ने आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी। तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है इनके सिद्धांत की, तो आपने पढ़ा होगा कि ड्रीम एनालिसिस, जो कि नॉन प्रोजेक्टिव मेथड है, ये उनकी क्या है, ये उनकी सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक ये जो कि जैकब मोरेन की है, साक्षात्कार विधि इनकी नहीं है, और केस स्टडी भी इनकी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन, ADHD इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन आप, ADHD का मतलब क्या होता है, मतलब चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ऐसे बच्चे जिन्हें अटेंशन का डिसऑर्डर है, जिन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है, अगर उन्हें नहीं मिलता है तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, 18 नंबर हो गया। अगला 19वें क्वेश्चन पे आइए। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या एक से अधिक उनकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, एक या एक से अधिक, ध्यान से देखिए। रेमेडिकल टेस्ट जो उपचारात्मक शिक्षण होता है किसी एक कमी के लिए होता है। निदानात्मक से कमियों का पता लगाया जाता है। फॉर्मेटिव टेस्ट जो होता है वो आपके एग्जाम के लिए कराते हैं। जो अचीवमेंट टेस्ट है, इसमें जैसे आपका क्या अचीवमेंट है, ऐसे पूछा जाता है कि आपका क्या अचीवमेंट है, आपने क्या अभी तक प्राप्त किया है, तो आप कई लिस्ट बताते हो, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, तो यही वो है कि इसमें एक से अधिक कमी या विशेषता आपकी इसमें बताई जाती है। ठीक है, अगला है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू एजुकेशन वाज अडेम्प्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किस संविधान संशोधन के तहत RTE राइट टू एजुकेशन, ठीक है, इसे संविधान का भाग बना लिया गया था। तो वो संशोधन आपका 86वां संविधान संशोधन था, आपको अगर याद होगा, तो ये 2002 में आपका हुआ था। ठीक है, और जो अनुच्छेद थी आपकी 21, संविधान के अनुच्छेद 21 थी, उसी में A नंबर जोड़ के इसको आगे बढ़ा दिया गया था। 21A में आपको ये अधिकार जोड़ा गया है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन किया गया है। 20वें के बाद अगला क्वेश्चन है 21। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी मीन्स, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, एक एक ऑप्शन ठीक से देखिए। बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। देखिए, अगर बच्चों से आप शिक्षक की बात मानने के लिए कहेंगे तो वो शिक्षक केंद्रित विधि हो जाएगी, और बच्चे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आप दे देंगे तब भी ठीक नहीं है, वो स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्रता अपनी तोड़कर वो आगे भी बढ़ सकते हैं, मतलब वो नियमों की तरह नहीं चलेंगे, तो ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। ठीक है, बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना, तो अब के समय में यह काम बिल्कुल नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत कम स्तर पे होता है। आपकी शिक्षा दीक्षा जो होती है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, तो इसका ये क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, तो ये आपकी बाल केंद्रित शिक्षा का भाव बन जाएगा, जहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों की सहभागिता समान होगी, तो शिक्षा कैसी हो जाएगी, बाल केंद्रित हो जाएगी। ठीक है, अगला है कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स यूज टू मेज्योर, आपने अगर ठीक से मेरी क्लास ली होगी, जो क्लासेस मैं पुराना पढ़ा चुका हूँ, तो आपने देखा होगा कि मैंने बुद्धि मापन की विधियाँ बताई हैं। ठीक है, व्यक्तिक बुद्धि, सामूहिक बुद्धि, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ये किसका मापन का सिद्धांत है, ये बुद्धि के लिए है। ठीक है, गलती से आप व्यक्तित्व मत लगाइएगा, मत अधिगम का लगाइएगा, सृजनात्मकता तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वाइगोत्स्की चिल्ड्रेन लर्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या वे अनुकरण से सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं, कि पुनर्बलन से सीखते हैं, कि परिपक्व होने से सीखते हैं। तो देखिए, अनुकरण जो इमिटेशन लर्निंग इमिटेशन दिया था इन्होंने, ये बेंडूरा के सिद्धांत से रिलेटेड है। पुनर्बलन ये आपने स्किनर ने दिया था,
मैच्योरेशन का ये आपका सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है कि जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाएगा अपने अपने हिसाब से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया, ठीक है, ये सिद्धांत वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था? तो आपको अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था कि 1905 में सर्वप्रथम फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन, इन्होंने मिलकर एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। बाद में 8 में संशोधन किया, 12 में स्टर्न ने इसका संशोधन किया था। इसकी इतिहास को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगला है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों का उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? क्या किया जाएगा? पढ़ाने की गति धीमी की जाएगी, विशेष कक्षाएं दी जाएंगी, दंड दिया जाएगा, उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उन्हें विशिष्ट कक्षाएं प्रदान करेंगे आप, ठीक है। आप उन्हें धीमी नहीं कर पढ़ा सकते, उन्हें दंड बिल्कुल नहीं दे सकते, उन पर ध्यान नहीं देना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। फिर आ गया आपका 26वां, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। कला जोड़ने का उद्देश्य क्या है? क्यों कला आप पढ़ाना चाहते हैं एनसीएफ में? तार्किक चिंतन को वृद्धि के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए। देखिए, तार्किक के लिए आपको मैथ रीजनिंग ये पढ़ाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए विज्ञान पढ़ाएंगे, ऐतिहासिक जगहों के परिभ्रमण के लिए इतिहास पढ़ाएंगे, और सांस्कृतिक विकास के लिए आपको क्या पढ़ाया जाता है? कला पढ़ाया जाता है। अगर आप एनसीएफ 2005 पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो आपकी ये कक्षा यहाँ पर चलने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार संबंधित है? विकास कभी नहीं समाप्त होती, इसका मतलब क्या है? इस किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास कभी नहीं रुकता, वो सिद्धांत प्रक्रिया चलती रहती है। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द इंटेलिजेंस? ये बुद्धि का घटक नहीं है। ध्यान से देखिए और सीख के सोच के बताइए, ठीक है। बुद्धि के घटक की बात कर रहा हूँ मैं। तो बुद्धि के घटक का सिद्धांत आपका दिया था, 3 घटक दिए थे, ये स्टर्नबर्ग ने दिया था। वो स्टर्नबर्ग के 3 घटक हैं, अब ध्यान से सोचिए कि वो कौन कौन से थे। तो पहला था लॉजिकल थिंकिंग, दूसरा मेमोरी था, ठीक है, फिर उसका लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ें थी। वोकेशनल चॉइस, व्यावसायिक रुचियाँ, ये बिल्कुल नहीं है। ध्यान से आप अगर आपने मेरी क्लासेस को लिया होगा ध्यान से, तो मैंने इस क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मनोगत्यात्मक साइकोमोटर नहीं है, ठीक है। तो सोचना, लिखना, गेंद फेंकना और खेलना। तो सोचना मनोगत्यात्मक, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मूव नहीं हो रहा। सोचने के लिए आप चुपचाप बैठ के सोच सकते हैं। लिखने के लिए आपको हाथ और दिमाग दोनों चलाना है। गेंद फेंकने के लिए हाथ दिमाग दोनों चलाना है। खेलने के लिए तो चलाना ही है। तो साइकोमोटर, इसका मतलब दिमाग और शरीर दोनों चलाना है, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं होगा? सोचना, क्योंकि सोचना आपका मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्तित्व मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली अगर आपने व्यक्तित्व की मेरी क्लास ली होगी तो आपको ठीक से याद होगा कि आरबी कैटल ने एक 16 पीएफ पर्सनालिटी टेस्ट विकसित किया था, जिसे उन्होंने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में दिया था, ठीक है। गार्डन आल्पोर्ट का ये बिल्कुल उनका नहीं है, शेल्डन का नहीं है, शरीर रचना के आधार पर उन्होंने अपने बांटे थे। और स्प्रेंजर का नहीं है, स्प्रेंजर ने सामाजिक आधार पर व्यक्तियों को 6 प्रकार से बांटा था, ठीक है। तो किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र के। कैसी लगी आपको कक्षा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उसे कमेंट करके बताएं, मैं उनको सॉल्व करूंगा। जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस सब की कक्षा हमारे यूट्यूब चैनल पर चलती है और चल चुकी है, आगे भी चलेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।